का अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अगेती तरबूज की खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। देर से बोई गई चना की फसल में जरूरी कार्य। तरबूज गर्मियों में खाया जाने वाला पसंदीदा फल है। पानी से भरपूर ये फल लोगों को तरोताजा तो रखता ही है, इसके अलावा ये किसानों के लिए काफी फायदे की भी खेती है। ज्यादातर किसान तरबूज के बीजों की सीधे बुआई फरवरी मार्च में करते हैं, जबकि कुछ किसान दिसंबर में पौध तैयार करके जनवरी के आखिर या फिर फरवरी में पौध लगाते हैं, क्योंकि बाजार में जल्दी फल आने पर इसका दाम अच्छा मिलता है। अगर आप भी तरबूज की अगेती खेती करना चाहते हैं तो किन किन पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी से। तरबूज की खेती के लिए अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये बहुत अच्छा उपयुक्त समय है, इसलिए कि तरबूज जनवरी से लेकर के मार्च तक आपका वो बलुआही ज़मीन में और हिली एरिया में, मतलब पहाड़ी एरिया में मार्च से लेकर के अप्रैल तक आप लगा सकते हैं। तो अभी बहुत अच्छा समय है आगात फसल लेने के लिए। तो किस्म की जब बात करते हैं तो आप देखे होंगे तरबूज बहुत बड़ा होता है, देखिएगा 8-10 केजी का एक होता है, एक 2-3 केजी का होता है। तो ऐसे हम कहते हैं कि असाती पोमैटो, शुगर बेबी, अर्का ज्योति है, काशी पीताम्बर है, पूसा वेदना और असाती पोमैटो बताया। इसमें से कोई भी एक वैरायटी मिलती है। बस ये ध्यान रखना कि असाती पोमैटो जो है वो 8 से 10 माने बड़ा फल वाला है। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। उसके बाद हम मेढ़ बनाते हैं। मेढ़ का आधार की चौड़ाई लगभग 1 से 1.25 फीट की होती है और फिर उसके बाद 2.5 से 3 मीटर का प्लेन जमीन, टेबल जैसा जमीन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, या तो हम बीज को लगाना है तो या तो हम डायरेक्ट मेढ़ में लगा देंगे, या फिर जैसे अभी ठंडा है और आपको पहले का मार्केट पकड़ना है तो बहुत अच्छा होगा कि आप नर्सरी में उसका पौध की तैयारी करें। अब आपको नर्सरी उगाना है तो अच्छा होगा कि पॉलीथीन में खाद दे करके नीम की खल्ली जरूर दें, गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसको केचुआ खाद आप कहते हैं, ठीक से मिट्टी में मिला करके
पॉलीथीन में भर लेते हैं। 2 से 3 बीज प्रत्येक पॉली बैग में लगा दिया। बीज की गहराई लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर की होगी। बैग जो आप रखें एक साथ तो एक लेयर बन जाएगा, एक अस्तर बनेगा। उस अस्तर को ठीक से ढक दें, पॉलीथीन शीट से ठीक से ढक दें। और ऊपर से तो आपका ढका हुआ है ही, क्योंकि वो पॉली हाउस है। ज़रूरत के अनुसार आप पानी दें, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बीज लगाएं तो पानी देना ही देना है, इसलिए कि बीज सुषुप्तावस्था में होता है, उसकी तंद्रा टूटनी है, उसका अंकुरन होना है। अब जैसे अंकुरन आपको दिखाई देने लगे, पॉलीथीन का शीट जो लगा है वो हटा देंगे और उसके बाद फिर अंकुरन अपने आप होने लगेगा। तो करीब 35 दिन में आपका वो बिछड़ा तैयार हो जाएगा। कहीं भी खेती करनी हो, आप मिट्टी जांच तो करा ही लिए होंगे। अगर नहीं कराए होंगे तो अभी समय है, करा लीजिए, इसलिए कि इससे पता चलता है कि मिट्टी को भूख कितनी है। लेकिन अगर नहीं करा पाए हो तो सामान्य तौर पर 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद लगता है। तो सामान्य तौर पर नाइट्रोजन 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। आगे बताएंगे कि यूरिया एक ही बार नहीं दे देते हैं, वो 3 स्प्लिट डोजेज में देते हैं, क्योंकि आपकी मिट्टी बलुआही है, बलुआही या दोमट है, इसलिए यूरिया फ्रीक्वेंट डोजेज में देते हैं, बार बार देते हैं, 3 बार में देते हैं। खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। एक किनारा है, दूसरा किनारा है। ये किनारे पे आपको 3 बीज लगाने हैं या 2-3 बिछड़े लगाने हैं। इसी तरह इस किनारे पे आपको 8 से 12 सेंटीमीटर की दूरी है। ये आपको इस किनारे पे आपको फिर से 3 बीज लगाना है या 2 से 3 बिछड़े लगाने हैं। 1.5 मीटर पे फिर से ऐसे ही लगाना है बाएं दाएं, फिर 1.5 मीटर पे बाएं दाएं। और हमेशा ध्यान रखना है, चूंकि ये गर्मी का फसल है, ये लत्तेदार फसल है, गर्मी का फसल है, जल जमाव की बात नहीं है। जैसी ज़रूरत होगी आवश्यकता अनुसार आपको ठीक से खाद देना है, सिंचाई करनी है। खाद देने के तुरंत बाद आपको सिंचाई करनी ही करनी है। फसल से समय समय पर खरपतवार निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर खरपतवार नहीं निकालेंगे तो पौधों में कीट लगने का डर रहता है और खरपतवार पौधों को बढ़ने भी नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर फसल में 3 से 4 बार हल्की निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की जड़ों और बेल को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे और इस तरह से खेती करेंगे तो निश्चित रूप से वही लाल रसीला, जैसा आप हिष्ट-पुष्ट पौधा चाहेंगे, हिष्ट-पुष्ट फल चाहेंगे, आपकी आमदनी भी हिष्ट-पुष्ट हो जाएगी, आप भी हिष्ट-पुष्ट हो जाएंगे, परिवार सुखी होगा और अंततः पूरा एक वातावरण खुशहाल होगा। किसान की आमदनी 2 गुनी क्या 3 गुनी 4 गुनी भी हो सकती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में अचानक आए कोहरे की वजह से सड़क पर 50 मीटर दूरी तक भी दिखना मुश्किल हो गया। वाहन चालक खासे परेशान हुए। बाड़मेर जिला मुख्यालय के शास्त्री नगर में मानवता उस समय शर्मसार हुई जब एक नवजात बच्ची का शव नाले में तैरता मिला। पुलिस जांच कर रही है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
प्रदेश के बहुत से किसान भाई चना की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, इसलिए हमारे जिन किसान भाइयों ने चना की देरी से बुआई की है तो वे इस समय अपनी फसल में कौन कौन से जरूरी कार्य को करें जिससे उनको अधिक उत्पादन मिल सके। आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ आरपी झरिया से। वर्तमान में किसान भाइयों से आग्रह है कि जो चने की फसल है वो बढ़वार की अवस्था में होगी, उसकी कुटाई कर लिया होगा इस समय उन्होंने, तो टिलर्स ज़्यादा आ रहे होंगे। जिन किसान भाइयों की फसल 50 से 60 दिन के आसपास की हो गई है उनके लिए सुझाव है कि कम से कम एक पानी स्प्रिंकलर के माध्यम से अवश्य दे दें, और पानी हमेशा चने की फसल में स्प्रिंकलर के माध्यम से ही देना है, उसमें बहाव पद्धति से पानी नहीं देना चाहिए। जिस जगह में पानी भर जाता है वहाँ पर फसल जो पीली पड़ती है और कमज़ोर हो जाती है, इसलिए जिन खेतों में अगर पानी भरने की गुंजाइश है वहाँ पर चने की फसल लाने उन खेतों में पानी की निकासी अच्छी तरह कर लेना चाहिए। इसके बाद बात आती है खरपतवार नियंत्रण की, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत जो है चने की फसल को बिल्कुल साफ़ स्वच्छ रखें, हमेशा उसमें खरपतवार हटाते रहें। खरपतवार हटाने के लिए निंदाई गुड़ाई है, हैंड व्हील हो है, या फिर जो भी अपने पास खुरपी है उससे खरपतवार को हटा दें। निंदाई गुड़ाई करने से मुख्य फ़ायदा ये होगा किसान भाइयों कि जो उर्वरक आप देते हैं फसलों में या जो भी पोषक तत्व फसलों में देते हैं, तो जो फसलें और जो नींदा है ये कंपटीशन करके जो पोषक तत्व हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। अगर आपने निंदाई गुड़ाई अच्छे से कर दी है तो वही पोषक तत्व अपनी फसलों को मिलेंगे, जिससे आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। दूसरी बात आती है चने में पोषक प्रबंधन की, तो किसान भाइयों क्या करें कि जो बेसल डोज हैं नाइट्रोजन स्फूर के, या फिर आपने मृदा परीक्षण कराया होगा तो जिंक सल्फेट के, ये बोनी के टाइम ही दे देना चाहिए। फिर भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि फसलें हमारी कमज़ोर हैं और उन्हें और पोषक तत्वों की ज़रूरत है, तो 05234 जो है ये NPK रहता है इसमें, इसको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बना के इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे दाने उसमें वजनदार, चमकदार और प्रत्येक फली में दाने अच्छे पोटे आएंगे। किसान भाइयों, अगर आप चने की फसल जहाँ पे लगी है उन खेतों में भ्रमण करेंगे तो 30-35 दिन के आसपास से जो उकटा रोग है उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, फसलें मुरझाने लगती हैं, और अगर जो मुरझाए हुए पौधे हैं उनको आप फाड़ के देखें तो उनकी जड़ें जो हैं भूरे कलर की होंगी और उसमें लगभग ब्राउन कलर की लाइनें भी बनी हुई होती हैं, तो ये निश्चित है कि उकटा रोग के कारण प्रभावित हो रही हैं। ऐसे खेतों में जहाँ पे रोग लग चुका है उन पौधों को उखाड़ के नष्ट कर दें। चना की फसल का यह खतरनाक रोग है। इस रोग का फैलाव बहुत तेजी से होता है, इससे पूरी फसल देखते ही देखते बर्बाद हो जाती है। यह रोग फसल की जल्दी बुआई या देरी से बुआई करने पर होता है, मौसम में बदलाव से होता है और अन्य कई कारणों से भी फैलता है। इस रोग के फसल पर लगने पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए किसान रोग से बचाव के उपायों पर विशेष जोर दें। सबसे पहले तो बुआई समय से करें। उस खेत में तो बिल्कुल बुआई नहीं करें जिस खेत में पहले से यह रोग आता रहा हो। फसल चक्र अपनाने से भी यह रोग फसल में नहीं लगता है। बीज उपचार का तो जरूर ध्यान रखें और फसल में इस रोग का लक्षण दिखाई देते ही शुरू में ही जरूरी उपायों को अपनाएं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों, जहाँ पे उगरा लगता है तो पहले से ही हमें ध्यान देना हो चाहिए कि उन खेतों में भूमि उपचार के लिए अपने को 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को सड़ी हुई गली हुई गोबर की जो खाद है उसके साथ मिक्स करके उसमें बोने से पहले शाम के टाइम पे खेर दें। तो किसान भाइयों से सलाह है कि 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के या तो ड्रेंच कर दें, या फिर बेबिस्टीन जो है 2 ग्राम से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के उसकी फसल में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। चना की फसल में रोग तो आते ही हैं, एक कीट भी इस फसल को भारी नुकसान करता है, जिसे फलीछेदक के नाम से जानते हैं। यह कीट फसल को सबसे अधिक नुकसान करता है। इस कीट की सुंडियां अब फसल में देखी जा सकती हैं, इसलिए अभी से आपको इसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। अगर चने की फसल सुरक्षा की अपन बात करें तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो शुरुआत से ही खेतों की मेड़ों की सफाई करना चाहिए। खेतों में निंदाई गुड़ाई अच्छे से करते रहना चाहिए, इससे कीट व्याधियाँ कम लगते हैं। खेतों में टी आकार की खूंटियाँ लगाएं जिससे चिड़िया उसमें बैठती हैं और इन्हीं को चुग जाती हैं। इसी तरह शाम के टाइम जो है प्रकाश प्रपंच का उपयोग करना चाहिए, लाइट ट्रैप का उपयोग करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप के उपयोग करने से जो एडल्ट कीट होते हैं, जो वयस्क कीट होते हैं, वो उस ट्रैप में आके ट्रैप हो जाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि खेतों में हमारी कीट व्याधियों का प्रकोप कितनी मात्रा में हो रहा है। अगर 2-3 कीट उसमें ट्रैप होते हैं, 3 से 4 कीट ट्रैप होते हैं,
तो हमें देखना चाहिए कि उसमें कीटनाशक दवाई डालने की आवश्यकता है कि नहीं। अगर 3 से 4 कीट तक ट्रैप होने लगे हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर क्लोरोपायरिफास 2 मिली प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर और खेतों में स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो चने की फसल में छोटी छोटी तकनीकी और विधियाँ बताई गई हैं, उन्हें अपनाकर आप अच्छा लाभ ले सकते हैं और उत्पादन 10 से 15% बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने सांसद सीपी जोशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में अचानक आए कोहरे की वजह से सड़क पर 50 मीटर दूरी तक भी दिखना मुश्किल हो गया। वाहन चालक खासे परेशान हुए। बाड़मेर जिला मुख्यालय के शास्त्री नगर में मानवता उस समय शर्मसार हुई जब एक नवजात बच्ची का शव नाले में तैरता मिला। पुलिस जांच कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला धौलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आज हल्की बारिश की संभावना है। आज और कल 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 84 से 89 और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 59% के बीच रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आज हल्की बारिश की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सिंचाई और रासायनिक छिड़काव के कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो फिप्रोनिल 5 SC की 1.5 लीटर मात्रा 100 किलोग्राम रेत में मिलाएं और इसे खड़ी फसल में बिखेर दें और हल्की सिंचाई कर दें। अगर मौसम साफ है तो सरसों में सफेद रोली रोग के नियंत्रण के लिए मेटालेक्सिल 4% और मैंकोजेब 64% WP के मिश्रण का छिड़काव करें या मैंकोजेब 64 WP की 800 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। चना की फसल में प्रारंभिक अवस्था में चना फली छेदक के नियंत्रण के लिए लट को हाथ से खेत से पकड़कर बाहर निकाल दें और उन्हें नष्ट कर दें। यदि चना की फसल में फली छेदक कीट की सघनता 1 कीट प्रति वर्ग मीटर से अधिक है तो इंडोक्साकार्ब 14.8 SC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आलू की फसल में अगेती झुलसा को नियंत्रित करने के लिए प्रोपिकोनाजोल 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर को 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आलू की फसल में पिछेती झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अमरूद के बाग में मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइएजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से या डाइमेथेट 30 EC दवा की
1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें और दूसरा स्प्रे 15 से 20 दिनों के बाद करें। ठंड से बचाव के लिए पशुओं का उचित प्रबंधन करें। रात में जानवरों को गर्म जगह के अंदर रखें, जैसे छत के नीचे या छप्पर के नीचे। पशुओं को ताजा गर्म पानी उपलब्ध कराएं। पशुशाला में बाहरी परजीवियों के लिए साइपरमेथ्रिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है संगरिया जिला हनुमानगढ़ के किसान जितेंद्र प्रसाद ने। आप मधुमक्खियों को शत्रु कीटों से बचाने के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जितेंद्र प्रसाद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले बहुत सारे रोग और कीड़ों के बारे में। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होता, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं और इसी तरह से कई प्रकार वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देते हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को खा जाती हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग कीड़ों के बारे में, तो इसमें मुख्य रूप से अकैरिना रोग लगता है, जो कि अष्टपदी माइट्स की वजह से लगता है। और इसमें जो सबसे बड़ा समस्या रहता है वो वरोआ माइट का रहता है। तो वरोआ माइट भी अष्टपदी होता है, उसमें 8 पैर होते हैं और यह मतलब चूस लेता है जिसने वयस्क हैं और शिशु हैं। मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि नर पशुओं को, ये नर मधुमक्खियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे हमारे जीव जंतुओं में और हमारे मनुष्यों में जिस तरह से मच्छर हमारा खून चूसते हैं, उसी तरह उसमें वो एक चीज़ और देखा गया है कि जो 10 दिन से कम आयु के जो शिशु रहते हैं उनका रस चूसने में इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में ये कीट लगता है उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। कुछ माइट मक्खियों को अपनी चपेट में इस कदर ले लेते हैं कि मधुमक्खियों पर प्रहार करते हुए छत्ते में घुसकर लार्वा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये उसके सिम्टम हुए और इस तरह से वो रस चूस लेते हैं, जिससे कि आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है शिशुओं की और वयस्कों में भी। एक और कीड़ा इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता है मधुमक्खी पालकों को, वो होता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक छोटा मोमी पतंगा और एक बड़ा मोमी पतंगा। ये क्या करते हैं कि श्वास नली में जा करके उनको रोक देते हैं, उससे मृत्यु होती है वयस्कों में। तो मोमी पतंगा के लिए ये अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक तरह का सुरंग बना लेते हैं और उसमें जाकर के शहद का और शहद खाने के बाद ये मोम को भी खाते हैं। मोम जो बी वैक्स निकलता है उसको भी ये खाते हैं। तो इनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि गंधक, 1 ग्राम गंधक से हम धुआं करते हैं, उसको जला देते हैं और उसको थोड़ी देर तक धुआं करने से उससे राहत मिलता है। उसके बाद हम करते हैं कि डाइकोफॉल, एक तरह का ये कीटनाशी है, इसको हम जलाते हैं और इसके धुआं से भी काफ़ी राहत मिलता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खी के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं।
मधुबाक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़िया से बचाव करें। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर